गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ट्वेल्थ के पहले चैप्टर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। इस थ्योरम में हम यह सीखने का प्रयास करेंगे कि किसी क्लोज्ड जो सरफेस होता है, बंद जो सरफेस होता है, उस बंद सरफेस से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स का वैल्यू क्या निकलता है। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालना सीख रखा है और उसमें हम लोगों ने यह देख रखा है कि कैसे किसी पृष्ठ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं तो उसके नंबर से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब सरफेस क्लोज्ड हो तो इस केस में हम फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए हम गॉस के थ्योरम का अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पर विचार करते हैं, गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से परिबद्ध जो आवेश होगा, उस आवेश के 1/ε0 गुना से हम उस पृष्ठ से संबद्ध नेट फ्लक्स का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम एक यहां पर गोलीय पृष्ठ ले लेते हैं और गोलीय पृष्ठ के सेंटर पर हम एक चार्ज Q की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम, चूंकि यह चार्ज जो है वह इस सरफेस से परिबद्ध है, घिरा हुआ है, तो अब इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, इसको कैलकुलेट करने का प्रयास यहां हम कर रहे हैं। तो गॉस का थ्योरम कहता है कि इस बंद पृष्ठ से जो घिरा हुआ, जो परिबद्ध आवेश है, उस आवेश Q के 1/ε0 गुना से इस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई का हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब हम इस चीज को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, इस चीज को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर, बिंदु P ले लेते हैं। बिंदु P पर एक पॉइंट चार्ज, एकांक धन आवेश ले लेते हैं और जैसे ही एकांक धन आवेश रखेंगे तो इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह, चूंकि देखिए ये भी प्लस, तो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहां पर अगर ये यहां से इसके बीच की जो, अगर गोले की त्रिज्या स्मॉल r अगर हो, तो इस केस में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1/4πε0 Q/r² r कैट से। यहां ध्यान देंगे, r कैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा को व्यक्त करता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी वह इसके सरफेस के अभिलंबवत होगी। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल रखा है। निकालना तो हमें वैद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए पिछले क्लासेस में हमने फॉर्मूला निकाल रखा है, फाई इक्वल टू EDS cos थीटा, फाई इक्वल टू EDS cos थीटा। हालांकि यहां पर हम एक छोटा सा सरफेस ds लिए हुए हैं, इसीलिए यहां पर फाई के बदले हम d फाई का उपयोग करेंगे। अब उसके लिए
हमें एक यहाँ पर अल्पांश सतह ले लेना होगा, एक छोटा सा सतह ले लेना होगा। यहाँ देख सकते हैं एक छोटा सा सतह ले लेना होगा। जैसे फुटबॉल जो होता है, उस फुटबॉल को अगर हम ध्यान से देखें तो वह फुटबॉल कई छोटे 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 टुकड़ों में घिर करके जोड़ करके उसको बनाया जाता है। तो वह प्रत्येक जो छोटा छोटा क्षेत्र है, फील्ड जो है, उसी को हम अल्पांश क्षेत्र के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक अल्पांश क्षेत्र ds ले लिया है। इसका एरिया कितना है जी? ds है। जैसे ही हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो फिर वह उस पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? अभिलंबवत हो जाएगा और उसे हम लोग ds वेक्टर से दिखा देंगे। तो ध्यान दें, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E और ds वेक्टर का डायरेक्शन जो है वह एक ही दिशा में है। अब एक ही दिशा में है तो देयरफॉर यहां अब थीटा का वैल्यू क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। क्योंकि एक ही दिशा में है तो उनके बीच एंगल 0 बनेगा और इस कंडीशन में हमें मिलेगा d फाई इक्वल टू eds। क्या हमने टोटल फ्लक्स निकाल लिया क्या? तो नहीं, हमारा आंसर होगा नहीं। हमने तो अभी केवल इस छोटे से पार्ट के कारण निकालना है। निकालना तो हमें पूरे इस गोले के कारण था। तो अब इस पूरे गोले के कारण निकालने के लिए हम अब इंटीग्रेशन पे चले जाएंगे, समाकलन पे चले जाएंगे। तो अब हम इसको समाकलित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो समीकरण हम 1-2 से आ जाते हैं, इक्वेशन 2 से आ जाते हैं और इसको हम क्लोज इंटीग्रेशन से क्लोज इंटीग्रेट करते हैं। यहां से हमें मिलेगा फाई, यहां से ई बाहर आ जाएगा और ये ds। अब ध्यान दीजिए जरा, हमने अभी अभी एक फुटबॉल की बात की थी। तो फुटबॉल के प्रत्येक छोटे 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 जो पार्ट्स होते हैं, जो सील करके बनाए जाते हैं, उसको अगर एक हम अल्पांश क्षेत्र ले लें तो उन सभी क्षेत्र को अगर हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा? गोले का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है जी? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब अगले स्टेप में अगर हम देखें तो E का वैल्यू इक्वेशन 1 से हम ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। केवल वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए इस डायरेक्शन को नहीं, केवल वैल्यू को हम यहां ले रहे हैं। और यह क्या हो गया? तो पूरे गोले का क्षेत्रफल हो गया, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो हमें वैल्यू मिलता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से इस पूरे के पूरे बंद पृष्ठ से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गॉस का थ्योरम दे रहा था, उस गॉस के थ्योरम के अनुसार हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गॉस ने बता रखा है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वह Q इंटू 1/एप्सिलॉन होगा, उसको हम लोगों ने यहाँ पर एक गोले को लेकर के निकालने का प्रयास कर लिया है। अब क्या ये जरूरी है कि प्रत्येक बंद पृष्ठ गोला ही हो? ये तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बंद पृष्ठ जो होगा वह गोला ही होगा। तो अब क्या करें? तो अब इसके दूसरे स्टेप स्पेशल केस कुछ कह लेते हैं। तो हम 1-2 केस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो केस में हम अब विचार करते हैं कि वह कंप्लीट गोला नहीं है बल्कि एक अनियमित सरफेस है। एक अनियमित सरफेस कुछ इस तरीके का सरफेस हो सकता है। जैसे अगर हम इसको केस 1 कह लें तो कुछ इस तरीके से कोई हम सरफेस इसका ले सकते हैं। इस तरीके का कोई सरफेस है और मान लीजिए कि यहां पर वह चार्ज Q है और हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें यह प्राप्त हुआ। जिस पॉइंट पर हमें निकालना होगा उस पॉइंट पर हम अपने मन से एक एकांक धन आवेश यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे। जहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी हो वहां हम अपने मन से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे। तो हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज जैसे लिया इस पॉइंट P पर, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें ऐसे मिला। अब यहां पर आप सतह जरा देखेंगे, सतह कंप्लीट ऐसे नहीं है, सतह थोड़ा सा कर्व है।
तो कर्व जब है तो यहाँ पर ds वेक्टर जो होगा वह भी कर्व के रूप में ही होगा। यानी कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ds वेक्टर जो होगा वो हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ अगर सरफेस कर्व है तो इस पर यह ऐसे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यह ds वेक्टर हो गया। अब इसके पहले वाले केस में देखा था, गोला वाला केस में, कि दोनों का डायरेक्शन सेम था। ई का वेक्टर ई का डायरेक्शन और ds वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम था। लेकिन इस केस में क्या है जी, तो दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ एंगल थीटा बन रहा है। तो अब फिर आ जाते हैं उसी बात पर, उसी चीज पर हम चले आते हैं कि डी फाई अगर हम लें तो यहां अब हो जाएगा ds cos थीटा। थीटा तो जीरो है नहीं कि हम यहां हटा दें, जीरो होता तो 1 हो जाता तो हट जाता, तो ये जीरो तो है नहीं। अब इक्वेशन 1 से अगर हम यहां पर वैल्यू रखें तो डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर ds cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ डी फाई इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds cos थीटा बटा r स्क्वायर, ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक छोटे से इस अल्पांश क्षेत्र के कारण हमने वैल्यू निकालना तो हमें इस पूरे सरफेस के कारण है। तो पूरे सरफेस के कारण जब हमें निकालना होगा तो इस कंडीशन में फिर हम इंटीग्रेशन पर जाएंगे, और इंटीग्रेशन पर जैसे जाएंगे q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, ये राशि कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इस राशि को हम बाहर निकालें, यहां से तो फाई मिलेगा हमें, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब हमें बच गया ये मिला ds cos थीटा बाई r स्क्वायर। अब जरा देखिए, ये टॉपिक जो है हमने घन कोण 11th के पहले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल में बताया गया था कि किसी भी बंद पृष्ठ के लिए जब हम सॉलिड एंगल का वैल्यू लेंगे तो किसी भी बंद पृष्ठ के लिए, संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए सॉलिड एंगल का वैल्यू यानी घन कोण का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है जी, 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई होता है। तो इस पूरे का जो वैल्यू होगा वह क्या मिलेगा हमें, 4 पाई। सॉलिड एंगल ds cos थीटा बटा r स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कटा, और इस केस में भी आपने निकाला कितना वैल्यू जी, तो गॉस का प्रमेय फाई इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के रूप में आपने वो वैल्यू निकाल लिया। अब मान लीजिए कि इसी में बहुत सारे आवेश होते, इसी में केस हम अगर इसको 2 अप कर लें और इसमें कुछ आवेशों पर अगर हम विचार करें तो इसमें कुछ आवेश हम अब Q1, Q2, Q3 इस तरह से कुछ आवेश ले लेते हैं, कुछ चार्ज ले लेते हैं। और बहुत सारे जब चार्ज होते तो इस कंडीशन में फिर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालना होता, तो प्रत्येक चार्ज के कारण हम वैल्यू निकाल करके उसको ऐड कर देते। ऐसे भी गॉस का प्रमेय कहता है कि ये जो फाई का वैल्यू होगा, फाई नेट जो होगा वह पृष्ठ से परिबद्ध टोटल यानी कि नेट चार्ज का, माने कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि अगर हम कुल आवेश की यहां बात करें तो यहां पर कुल आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इस तरीके से Qn है, इस टोटल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस तरीके से ये टोटल वैल्यू हम, अगर बहुत सारे आवेश दिए गए हों तो उस केस में हम यहां वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर हम कुछ अगले स्टेप की बात करें, अगले केस की बात करें, तो अगले केस में हम यह देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए केस 3 हम लें, अगर कोई ऐसा बंद सरफेस हो जिसके बाहर कोई आवेश हो, कोई बाहर चार्ज हो, बंद
पृष्ठ है लेकिन चार्ज परिबद्ध नहीं है, बाहर है। अब बाहर है तो इस केस में हम क्या करें भाई, अब चार्ज ये कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, निगेटिव चार्ज हो सकता है, कोई भी चार्ज हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करें, तो इस केस में हम देख सकते हैं कि इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आप देखें, ध्यान दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह जितनी संख्या में प्रवेश कर रहा है उतनी ही संख्या में निकल भी रहा है। और आपको याद होना चाहिए, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने बताया था कि किसी भी पृष्ठ से जब क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो उनके साइन अलग अलग होते हैं। निकलने वाले विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं के लिए हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, जबकि प्रवेश करने वाले विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं के लिए हम निगेटिव साइन लेते हैं। तो इस केस में जितनी संख्या में प्रवेश करती है उतनी ही संख्या में निकलेगी। तो देयरफॉर इस केस में जब चार्ज क्या हो, बाहर हो, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो अथवा निगेटिव हो, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो होगा वह 0 आएगा, क्योंकि जितनी संख्या में निकली उतनी संख्या में प्रवेश की उतनी संख्या में निकल गई। तो निकलने वाली पॉजिटिव और प्रवेश करने वाली निगेटिव। अब इसको अगर हम मैथमेटिकल तरीका से समझने का प्रयास करें तो मैथमेटिकल तरीका से समझ सकते हैं कि यहां पर फिर हम एक सरफेस ले लेते हैं और इस सरफेस 1 हम मान लेते हैं, और यहां पर जो ds वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर अगर हम φ1 निकालें, d∅1 निकालें, तो यह हमें eds cos 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इस कंडीशन में हमें प्लस eds मिलेगा। और जरा यहां पर हम देखें, यहां पर अगर हम कोई दूसरा सरफेस ले लें और यहां पर ds वेक्टर अगर हम लें, तो ds वेक्टर का डायरेक्शन जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ds वेक्टर ऐसे है, तो दोनों के बीच यहां पर जो एंगल होगा वह 180 होगा। कितना होगा जी, तो वह एंगल 180 होगा, और 180 आपको पता है कॉस में निगेटिव साइन के रूप में आता है। तो इस तरीके से अगर हम नेट फाई यहां ले लें तो यह 0 के रूप में हमें प्राप्त होगा, 0 के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम जब चार्ज बाहर हो तो उस केस में किसी बंद पृष्ठ, किसी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वह निगेटिव होगा। अब एक और हम पॉइंट पर विचार करते हैं, एक और केस हम लेकर के विचार करते हैं। एक सिलिंड्रिकल बॉडी हम ले लेते हैं। एक ये देखिए, एक यह सिलिंड्रिकल बॉडी है, एक सिलिंड्रिकल बॉडी है। इस सिलिंड्रिकल बॉडी के हम सरफेस को, इस सरफेस को हम 1 मान लेते हैं, इस सरफेस को 1 मान लेते हैं, और इस सरफेस के लिए जो ds वेक्टर होगा वह ds वेक्टर e के डायरेक्शन में ही होगा। यहां अगर इसके ds वेक्टर की बात करें तो इसके ds वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, क्योंकि किसी भी सिलिंड्रिकल पार्ट जो होता है उसके 3 सरफेस होंगे, 1 2, यह सरफेस 2 हो गया, और एक कर्व सरफेस हो गया, ये वाला सरफेस जो ऐसे मुड़ा हुआ है, ये वाला सरफेस, तो ये कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस पर भी अगर हम कोई एरिया वेक्टर लें तो यह एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा। तो इन तीनों केस में देख सकते हैं, इसके लिए हमारा जो वैल्यू मिलेगा वह पॉजिटिव मिलेगा, इसके लिए हमारा वैल्यू जो मिलेगा वह निगेटिव मिलेगा, और इसके लिए तो वैल्यू जो मिलेगा चूंकि cos 90 हो जाएगा तो इस केस में वो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसके लिए पृष्ठ अगर 1 के लिए लें, सरफेस 1 के लिए अगर हम लें, 1 के लिए अगर हम लेते हैं तो d∅1 इक्वल टू eds cos 0, तो यह मिलेगा हमें प्लस eds। सरफेस 2 के लिए अगर हम लेते हैं तो d∅2 इक्वल टू ebs cos 180 डिग्री, 180। तो cos 180 जब हम लेंगे तो इस केस में यह मिलेगा हमें माइनस eds। और इस सरफेस के लिए अगर हम लेते हैं, कर्व जो सरफेस है उसके लिए लेते हैं सरफेस 3,
डी फाई 3 EDS cos 90, और cos 90 तो आप सभी को पता है, cos 90 जो वैल्यू होता है वो क्या होता है जी, तो जीरो होता है। cos 90 का वैल्यू जीरो होता है। तो इस केस में EDS cos ये जीरो हो जाएगा, तो देयरफॉर जीरो। अब अगर हम नेट की बात करें, नेट फ्लक्स की बात करें, तो इन सभी को जब सम करेंगे, तो सभी को जब सम करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा जी, जीरो मिलेगा। तो इस प्रकार से इस सरफेस के लिए भी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वह जीरो होगा, शून्य होगा। यानी कि गॉस प्रमेय से कौन कौन सी चीजें निकल करके आती हैं उसको हम लोग उसके प्रॉपर्टी के रूप में या उसके मेन फीचर्स के रूप में हम लोग ले सकते हैं। तो देखते हैं गॉस के प्रमेय से क्या क्या बातें निकल करके आती हैं। एक नंबर कि प्रत्येक बंद पृष्ठ के लिए यह गॉस का प्रमेय लागू होगा। पृष्ठ कैसा होना चाहिए, तो क्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अब वह पृष्ठ बड़ा हो, आकार में बड़ा हो या छोटा हो या आकृति कैसी भी हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, पृष्ठ बंद होना चाहिए।